किस उपभोक्ता फोरम में वो शिकायत कर सकता है। तो अगर 5 करोड़ है, 1 करोड़ तक, जिला 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ से 10 करोड़ राज्य है, और 10 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ से ऊपर भी हाँ जो है राष्ट्रीय है। तो 10 करोड़ से ऊपर राष्ट्रीय। तो अगर ये शिकायत 5 करोड़ की है तो कहाँ सुनी जाएगी? राज्य फोरम में। हाँ सर, यही आपको याद रखना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब सर नीचे आते हैं, देखिए ये है बीमा के नियम, सिद्धांत, ये आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। सिद्धांत बेसिकली क्या होते हैं सर? ये एक मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, सिद्धांत जीवन बीमा के सिद्धांतों की बात करें तो देखिए जीवन बीमा सर ये कुछ बेसिक 2 सिद्धांतों पर आधारित होता है, और दोनों सिद्धांत आपके सामने पेज पे लिखे हैं। पहला है बीमा योग्य हित, दूसरा है परम सद्भाव का सिद्धांत। देखिए लिखा है ना आपके सामने। तो बीमा योग्य हित क्या होता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में बीमा योग्य हित कहते हैं। तो ये बीमा योग्य हित किस किस के बीच होता है? बीमा योग्य हित होता है जो पॉलिसी ले रहा है और जिसके ऊपर ले रहा है। 2 बातें ध्यान होंगी, या तो अपने ऊपर ले रहा है तो पहला बीमा योग्य हित व्यक्ति का अपने ऊपर हुआ। दूसरा, अच्छा जैसे मान लीजिए आप और मैं ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या हम दोनों एक दूसरे के ऊपर बीमा ले सकते हैं कि अगर किसी एक को कुछ होगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा? ऐसा हो सकता है सर? ऐसा तो शायद ऐसा हो सकता है। नहीं सर, ये नहीं होगा। हाँ इसमें मतलब हमारा जो भी नामित हो उसको उसी को बेनिफिट इसका मिलेगा। हाँ उसी को मिलेगा। जैसे आप और मैं, देखिए हम लोग एक दूसरे से के अच्छे मित्र हो सकते हैं, हाँ, हाँ, लेकिन बेनिफिट फैमिली हाँ वाले हिसाब से ही ये उसकी बिल्कुल बिल्कुल मिल सकती बिल्कुल, यानी कि बीमा योग्य हित जिसके ऊपर होगा। अब देखिए अगर जैसे आप और मैं अभी नहीं ले पा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन अगर लिखा पढ़ी में मैं आपसे 10 लाख रुपए उधार ले लूँ, ठीक है, मैं आपसे 10 लाख रुपए उधार ले लूँ, तब आप मेरे ऊपर बीमा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं आपका देनदार हो गया और आप मेरे लेनदार हो गए। तो देनदार लेनदार का भी एक रिश्ता होता है। देनदार लेनदारी है तो भी आप बीमा ले सकते हैं उसके ऊपर में, लेकिन वो बीमा कितना ले पाएंगे? जितने की लेनदारी है, ठीक है, जितने की लेनदारी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बैंक में होम लोन होता है, लोग होम लोन लेते हैं तो सॉरी, होम लोन के साथ साथ क्या होता है कि बैंक एक पॉलिसी भी कर देता है उस व्यक्ति की। ऐसा होता है ना सर, कि अगर इनको कुछ हो गया तो इस जो लोन का अमाउंट है वो सीधे बीमा कंपनी बैंक को दे देगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसे लोन प्रोटेक्शन कहते हैं उसको, है ना। तो ये जो है ये लेनदार देनदार इनका भी आपस में बीमा योग्य हित है। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि बीमा योग्य हित किस किस का है आपस में। तो देखिए आपका आपके जीवन में है, हस्बैंड वाइफ का उनके आपस में होता है, बच्चों के ऊपर बीमा योग्य हित हो सकता है, और इसके अलावा लेनदार देनदार के ऊपर होता है, और कंपनी और उनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर होता है, क्योंकि कंपनी भी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है तो सैलरी के बराबर तक का बीमा लेने का अधिकार कंपनी का भी है। तो कंपनी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में हो सकता है। इसके अलावा ये सारी चीज़ों को देखिए, कभी भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर में कोई भी रिलेशन ना हो, कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट ना हो, उस पर बीमा नहीं लिया जा सकता। जैसे आपका सबसे अच्छा मित्र सर, बेस्ट फ्रेंड कोई हो तो आप उनके ऊपर भी बीमा नहीं ले सकते तब तक जब तक कोई लेनदारी देनदारी ना हो। ठीक है सर, क्लियर? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए ये तो हो गया पहली बात। दूसरा जो बीमा का सिद्धांत है वो है परम सद्भाव का सिद्धांत। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, सॉरी लॉ ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं परम सद्भाव का सिद्धांत। सर परम सद्भाव का जो ये सिद्धांत है, अपने आप में सिद्धांत ये कहता है कि आप अपनी स्वेच्छा से, अपने सद्भावना से आप जो भी बात बताएंगे कंपनी वो मान लेगी। यानी कि पॉलिसी लेते समय ग्राहक को अपने बारे में सब कुछ सत्य बताना चाहिए। ये सिद्धांत यही कहता है, पॉलिसी लेते समय ग्राहक ने अपने बारे में सब कुछ सत्य बताना चाहिए, और जो भी आप बता देंगे कंपनी वो मान लेगी उस टाइम पर। ठीक, थोड़ी बहुत जो भी वेरिफिकेशन है वो करने के बाद में कंपनी मान लेगी और आपका बीमा कर देगी।
लेकिन इसके विपरीत बीमा अधिनियम 1938, याद रखिएगा सर, बीमा का एक अधिनियम आया था, वो आया था 1938 में, 1 जून 1938 में आया था सर, ये डेट याद रखिएगा। और 1938 याद रखिएगा, बीमा का अधिनियम आया था, यानी कि इंश्योरेंस एक्ट आया था। ठीक, वैसे तो 1912 में भी आया था, लेकिन जो भारत में अब चलता है 1912 का हटा दिया गया था, बाद में 1938 वाला जो अधिनियम है वो भारत में आज भी लागू होता है, चाहे जीवन बीमा हो, गैर जीवन बीमा हो, फायर इंश्योरेंस हो, मोटर इंश्योरेंस हो, मैरीन इंश्योरेंस, सब में वही चलता है सर, राइट। उस अधिनियम में फेरबदल किए जा सकते हैं, उस एक्ट में के अधिनियमों में चेंज किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन नियम वही रहता है, वो एक्ट वही चलता है, अधिनियम वही है। ठीक सर, ये कब आया था? 1938 में आया था। देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है। इसकी धारा 45 सेक्शन 45, ये बड़ा अच्छा सेक्शन है, और सेक्शन 45 धारा 45 में लिखा है, इस सेक्शन का नाम पहले जानिए, नाम है इंडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज। इंग्लिश में कहते हैं इंडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज, हिंदी में कहते हैं अविवादिता उपखंड या निर्विवादिता उपखंड, ये दोनों नाम से, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, अविवादिता उपखंड या निर्विवादिता उपखंड। तो ये सेक्शन 45 में क्या लिखा है कि पॉलिसी लेते समय ग्राहक ने अपने बारे में जो भी चीज़ें बताई गई थी 2-3 साल तक, पहले 2 साल था, अभी इसकी अवधि बढ़ गई है, 3 साल तक पॉलिसी धारक जिसने पॉलिसी ली है उसने जो भी चीज़ें बताई हैं, कंपनी के पास अधिकार है कि 2 से 3 साल तक कंपनी अगर कोई भी चीज़ ऐसी पाती है कि जो उसने गलत बताया था, मिस रिप्रेजेंट किया था और तथ्य छिपाए थे या डॉक्यूमेंट में हेरफेर करके उसने पॉलिसी ली थी, तो कंपनी के पास ये अधिकार है कि वो सारी प्रीमियम में जब्त कर सकती है और पॉलिसी को सीज कर सकती है। ठीक है सर, क्लियर? ये तो हो गया। लेकिन 3 साल के बाद अगर, देखिए 3 साल की अवधि बहुत लंबी अवधि है, बहुत लंबा टाइम मिल गया, हाँ बहुत लंबा टाइम मिल गया कंपनी को। अब अगर कंपनी ने उस 3 साल के भीतर भी ये पता नहीं लगा पाए, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को क्या होगा कि कंपनी को अब अगर क्लेम आता है तो क्लेम देना ही पड़ेगा। इंडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज मतलब बिना किसी विवाद के, अविवादिता, बिना किसी विवाद के कंपनी को इसका भुगतान करना ही करना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति में कंपनी इसका भुगतान नहीं करती है तो ग्राहक के पास ऑप्शन है कि वो बीमा लोकपाल में चला जाए। बीमा लोकपाल होता है सर ग्राहक की शिकायत को सुनने के लिए, IRDA में चला जाए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं IRDA, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। IRDA 1999 में आया था, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, राइट। सर मेरी आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब देखिए और आगे चलते हैं। तो देखिए भारत में यहाँ तक दोनों नियम भी मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए होंगे। एक नियम जो लाइफ इंश्योरेंस में लागू नहीं होता उसे कहते हैं लॉ ऑफ, जिसे कहते हैं क्षतिपूर्ति का नियम कहते हैं इसको, वैसे क्षतिपूर्ति का नियम हिंदी में कहते हैं लॉ ऑफ इंडेमनिटी, जिसे कि ऐसे समझा जा सकता है कि क्षतिपूर्ति का नियम ये कहता है कि बीमा कभी भी लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता, ये क्षति की पूर्ति करता है। लेकिन क्षतिपूर्ति जीवन बीमा पे नियम लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि जीवन बीमा पे क्षति की पूर्ति करी ही नहीं जा सकती, कभी भी कुछ भी करके नहीं करी जा सकती। क्यों? क्योंकि कोई भी बीमा कंपनी किसी भी व्यक्ति को जो मृत हो चुका है उसे जीवित नहीं कर सकती। तो इसलिए लॉ ऑफ इंडेमनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति का नियम जीवन बीमा में सर लागू नहीं होता। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम जीवन बीमा में लागू नहीं होता, तो आप लिख दीजिएगा क्षतिपूर्ति के नियम पे टिक लगा दीजिएगा, क्षतिपूर्ति का नियम जीवन बीमा पे लागू नहीं होता। क्लियर सर, क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब और आगे आते हैं सर। देखिए भारत में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये प्रश्न कभी अगर आए तो आपको घुमा फिरा के आएंगे प्रश्न, कोई भी प्रश्न सीधा नहीं आएगा। ऐसा भी होगा कि आप कल ये भी कह सकते हैं कि जो आपने बताया था उसमें से एक भी नहीं आया, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है आपने। ये नहीं दूसरे रास्ते, दूसरे नहीं तीसरे रास्ते से वो पहुंचाएंगे वहीं पे। हाँ, कॉन्सेप्ट यही होगा, कॉन्सेप्ट यही होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सही आंसर देंगे। ठीक है सर। अब आता है 1 सितंबर 1956। 1 सितंबर 1956 में LIC बनी थी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। बहुत सारी छोटी छोटी चिट फंड कंपनी, प्रोविडेंट फंड कंपनी और बाकी कंपनीज को मिला करके ये कंपनी बनाई गई थी। ये 1956 में बनाई गई थी सर।
लोकल कंपनीज सारी मिला करके। और फिर उसी दिन भारत में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो हर दिन, अगर हर साल ये 1 सितंबर 1956 ये भारत में जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के तौर पे मनाया जाता है। ठीक है सर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये तो जीवन बीमा की बात हो रही है, एक गैर जीवन बीमा भी होता है अभी। गैर जीवन बीमा मतलब जीवन बीमा के अलावा जो बीमा होते हैं, चाहे वो गाड़ी का हो, स्वास्थ्य का हो, चाहे बाकी हो, वो बीमा का राष्ट्रीयकरण कौन से वर्ष में हुआ था? तो उसका राष्ट्रीयकरण 1972 में हुआ था सर, याद रखिएगा, 1972। ठीक है, हाँ। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956 और गैर जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1972। ठीक है सर। अब देखिए, LIC 1956 में बनी और तब से लेकर के काम करते हुए आई सन 2000 तक। 1993 में एक मल्होत्रा कमेटी बनी थी जिसने रिकमेंडेशन दिया था भारत की वित्त को ध्यान में रखते हुए, फाइनेंस को ध्यान में रखते हुए। तो उन्होंने कुछ सुधार करते हुए कुछ रिकमेंडेशन दिए। उन्होंने कहा कि भारत में देखिए, भारत एक छोटा राष्ट्र तो है नहीं, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। 1993 में हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री होते थे, मतलब पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे हमारी पॉपुलेशन थी। और आज की डेट में हमारी पॉपुलेशन, हम लोग सबसे पहले आते हैं, चाइना को भी हमने पिछाड़ दिया पॉपुलेशन में। तो ऐसी स्थिति में हम बहुत बड़ा राष्ट्र हैं, भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है। तो इसके लिए बीमा करने के लिए ना सिर्फ एक सिंगल कंपनी LIC थी उस टाइम पे। LIC अकेले सक्षम नहीं थी इतने बड़े राष्ट्र को बीमा करने के लिए, मतलब घर घर पहुंचना, हर एक का पूरा HLV के बराबर का बीमा करना, उसको सिर्फ LIC के बस की बात नहीं थी। तो ऐसे में रिकमेंडेशन आई कि भाई हम प्राइवेट कंपनीज और भी कंपनीज खोलें जो कि बीमा कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब कभी भी किसी भी कंट्री के मैक्सिमम लोगों का बीमा होता है तो वो कंट्री विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बनता है, डेवलप्ड कंट्री बनता है। तो हम लोग भी डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी बनना चाहते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? हमें हर व्यक्ति का बीमा होना चाहिए, हर चीज़ का बीमा होना चाहिए, हर पेन का, इक्विपमेंट का, हमारे लैपटॉप का, गैजेट्स का, हर एक चीज़ का बीमा होना चाहिए। तो उसके लिए हमें मैक्सिमम हाथ भी होने चाहिए जो बीमा कर सकें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें प्राइवेट कंपनीज को भी मौका देना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन आया था। और साथ ही ये भी रिकमेंडेशन आया क्योंकि प्राइवेट कंपनियां हैं, अपनी मनमानी ना करें। तो सबसे पहले तो एक्ट बीमा अधिनियम 1938 की धाराओं के तहत चलेंगी। दूसरा, भारत में काम करने के लिए उनको कोई ना कोई एक एक्सपर्ट इंश्योरेंस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में वो काम कर सकते हैं। तो ये सब नियम IRDA ने बनाए। IRDA बनी 1999 में, 1999 में। तो प्रश्न आता है IRDA कब बना? IRDA का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है इंग्लिश में इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और हिंदी में होता है भारतीय बीमा एवं विनियामक विकास प्राधिकरण। सर याद रखिएगा, भारतीय बीमा एवं विनियामक विकास प्राधिकरण। तो ये इसका फुल फॉर्म है। 1999 में ये बना और कब से कार्य करने लगा? 1 अप्रैल 2000 से IRDA ने अपना काम शुरू कर दिया था। ठीक है सर। और इसमें आपने देखा कि अब उसके बाद तमाम कंपनियां आई, चाहे वो HDFC लाइफ हो, ICICI प्रूडेंशियल हो, बजाज अलियांज हो, बिरला सन लाइफ हो, चाहे वो XYZ, जितनी भी कंपनियां हैं, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, ऐसे करके। तो ये सारी कंपनियां आई और 2012 में एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी IRDA में रजिस्टर्ड है, हमारी कंपनी। ठीक है सर। अब आज की डेट में क्या है? हमारा नाम है एडलवाइज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और हमारा जो विज़न है, कंपनी का जो विज़न है वो है टू बिल्ड इंडियाज़ बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। भारत की सबसे अच्छी बीमा कंपनी बनना चाहते हैं हम। ठीक है सर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा वैसे तो आप देखिए कि टाटा, बिरला, तमाम जितने भी आपके ब्रांड्स आप देखेंगे, रिलायंस, ये सब इंश्योरेंस में, इवन भारती एयरटेल के नाम से अगर आप देखेंगे तो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, तो वो भी भारती एक्सा, ये सब इंश्योरेंस कंपनियां लाइन से भारत में बीमा का प्रचार प्रसार करती हैं। सर अब प्रश्न ये आता है कि IRDA का काम क्या है? IRDA का काम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, IRDA के सिर्फ 2 काम हैं और बड़े अच्छे काम हैं, और ये होने भी चाहिए हमारे ग्राहकों को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहला देखिए, पहला है भारत में बीमा का प्रचार प्रसार करना, टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट इंश्योरेंस इन इंडिया। देखिए,
आप भी मानते होंगे इस बात को और एग्री भी शायद मेरी इस बात से करेंगे कि भारत में बीमा का डिस्कशन करना एक क्लासिकल कल्चरल क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ बड़ी विडंबना है कि कोई भी व्यक्ति आज तैयार नहीं होता कि आज मैं किसी एक बीमा कंपनी में जाऊंगा और बीमा खरीदूंगा, अपने सेल्फ से नहीं सोचता कोई। यहाँ बीमा बेचना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, देना पड़ता है। हाँ, और दूसरी एक बड़ी विडंबना ये है कि भारत में बड़े रिचुअल्स होते हैं। पति की लंबी आयु के लिए पत्नियां बड़ी व्रत रखती हैं, करवा चौथ का व्रत, तीज का व्रत, है ना, सावित्री का व्रत तमाम रखे जाते हैं। हाँ, और वहीं पर हम जैसे इंश्योरेंस के पुरोधा या इंश्योरेंस के एडवाइज़र आप कह लीजिए, हम लोग जाते हैं, हम लोग मृत्यु की बातें करते हैं। तो दो विरोधाभासी बात हो गई कि ईश्वर न करे कहीं इनको कुछ हो गया तो क्या कोई पत्नी सुन भी पाएगी? नहीं। तो मतलब आप समझिए कि दो विरोधाभासी बातें हैं, उनमें हमने काम करना होता है भारत में। फिर भी अब एजुकेशन की जो साक्षरता है वो बढ़ रही है, तो साक्षरता के बढ़ने की वजह से अब लोग जागरूक हो रहे हैं। और साथ के साथ जो कोविड ने लोगों को दिखा दिया कि जीवन भैया कभी भी समाप्त हो सकता है, तो उसकी ध्यान में रखते हुए जो अपने परिवार से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, उनके भविष्य को बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहते हैं और सुदृढ़ बना करके मैं हूँ चाहे ना हूँ, मेरे बाद भी मेरे बच्चे होंगे तो उनके लिए कोई दिक्कत ना हो, ऐसा करना चाहते हैं, तो वो बीमा ज़रूर लेते हैं। हाँ, तो वो थोड़ी थोड़ी जागरूकता लोगों में अब आने लगी है। तो पहला है IRDA का काम कि भारत में बीमा का राष्ट्रीयकरण करना, दूसरा बीमा का प्रचार प्रसार करना, और दूसरा है कि पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना। देखिए, सिर्फ पॉलिसी बेच देना ये नहीं IRDA चाहता। IRDA चाहता है पॉलिसी बेचने के बाद गलत ना बिकी हो, ग्राहक को जो चाहिए वही बिकी हो। तो इसलिए पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा भी करता है। इसलिए IRDA ने कहा कि भैया यहाँ पे शिकायत का एक प्रकोष्ठ होगा, किसी को कोई शिकायत है तो वो IRDA में शिकायत करके पूछ सकता है। क्लियर है सर? हाँ, अब और आगे आते हैं। देखिए, अब इसके बाद में ये तो होगी दो बातें। अब आता है IGMS। सर, IGMS का मतलब होता है, इसको समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। IGMS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ग्रेवियांस मैकेनिज्म सिस्टम। इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटीग्रेटेड ग्रेवियांस मैकेनिज्म सिस्टम। हाँ, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली इसे कहता है, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली। ठीक है सर? ये जो एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली है, ये बेसिकली हर कंपनी की अपनी होती है, इंटरनल। लेकिन इसको इंटरनल याद मत रखिएगा, इंटीग्रेटेड होता है ये, इंटीग्रेटेड। तो ये जो कंपनी है, सबसे पहले अगर किसी भी ग्राहक को कोई प्रॉब्लम है तो उसको कहाँ शिकायत करनी चाहिए? यार, अब चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, किसी भी ग्राहक को कोई शिकायत है तो उसको सबसे पहले कहाँ शिकायत करनी चाहिए? कंपनी में करनी चाहिए, IRDA में करनी चाहिए? हाँ सर, अपनी कंपनी में ही करनी चाहिए। हाँ, सबसे पहले अपनी कंपनी में। तो अपनी कंपनी के लिए ये IGMS होता है, हर कंपनी का अपना होता है। यहाँ पर उसे शिकायत करनी चाहिए। अगर यहाँ पर शिकायत के निवारण से वो संतुष्ट नहीं है तो फिर वो IRDA में जा सकता है, वो बीमा लोकपाल के पास जा सकता है, जिसे इंग्लिश में ओम्बड्समैन कहते हैं। हाँ, और या फिर वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो करना चाहे उसके बाद कर सकता है। लेकिन प्राइमरली उसको सबसे पहले IGMS में जाना चाहिए, इंटीग्रेटेड ग्रेवियांस मैकेनिज्म सिस्टम में जाना चाहिए। अगर वो IGMS में नहीं गया, सर ये भी एक प्रश्न है, अगर वो IGMS में नहीं गया और सीधे वो कहीं और चला गया तो बाकी जगह उसकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी सर। ठीक, पहले वो भी यही कहेंगे कि भैया कंपनी में बात करी थी आपने, तो इसलिए ग्राहक को कंपनी से पहले बात करनी चाहिए। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो और जगह जाएगा। ठीक है। अब सर एक होता है TPA का फुल फॉर्म होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। TPA का फुल फॉर्म क्या होता है? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, TPA कहते हैं इनको। ठीक है सर, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, याद रखिएगा। तो जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है सर, ये बेसिकली स्वास्थ्य बीमा में काम करता है, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस में। हेल्थ इंश्योरेंस गैर जीवन बीमा का बीमा होता है ये। इसमें स्वास्थ्य बीमा में TPA की भूमिका क्या होती है? TPA की भूमिका होती है कि वो ग्राहक से, जिसने भी स्वास्थ्य बीमा कराया था, जैसे देखिए सर, किसी ने अगर स्वास्थ्य बीमा कराया है तो कब उसका यूज़ करेगा? जब वो बीमार पड़ेगा या कोई चोट पटक आ गई, सर्जिकल है तो उसका सर्जरी में, अगर कोई क्रिटिकल है तो क्रिटिकल में, हॉस्पिटल में भर्ती है तो हॉस्पिटल का बेनिफिट चाहिए, दवाइयों का खर्चा आएगा, तो तब वो उस पॉलिसी का बेनिफिट ले सकता है।
ऐसे में टीपीए का एक रोल होता है। टीपीए तृतीय पक्ष व्यवस्थापक, इसे हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। इसका रोल होता है कि ये बीमा कंपनी के साथ, एक मिनट भैया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि टीपीए का फुल फॉर्म होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतलब होता है तृतीय पक्ष व्यवस्थापक। ये क्या करता है सर? अरे एक मिनट रुक जाओ यार। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ये होता है कि इसका काम होता है कि ये आपस में जो ग्राहक है, जो भी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, उससे बिल्स वगैरह उसके जो भी हैं वो बीमा कंपनी से कोऑर्डिनेट करके, हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करके उसका भुगतान कराने के लिए, हॉस्पिटल को उसका जो बिल का पेमेंट है वो कराने के लिए हेल्प करता है सर। ठीक, टीपीए। ठीक है सर, क्लियर। अब आगे आते हैं सर। ये यहाँ तक क्लियर हुआ ना? कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक? ठीक है। अब देखिए सर, नॉमिनी नामांकन कब होता है? पॉलिसी लेते समय। देखिए मैंने ऐसा सर, बीमा अधिनियम कब आया था? कौन से साल में बीमा अधिनियम? 1938। वेरी गुड, 1938 में। और बीमा अधिनियम की धारा 39 में नॉमिनेशन लिखा रहता है सर। कभी कभी ये धारा पूछ लेते हैं कि नॉमिनेशन यानी कि नामांकन की धारा बताइए, तो देखिए जिसमें ना आ रहा है ना, नामांकन 39, ऐसे याद करिएगा। तो नामांकन में 39, तो सेक्शन 39 है ना, अधिनियम 1938 की धारा 39 में नॉमिनेशन आता है। और नॉमिनेशन कभी भी बदला जा सकता है, एक से अधिक नॉमिनी हो सकते हैं। देखिए ये प्रश्न मैं पूछ सकता था आपसे कि एक प्रॉपर्टी या पॉलिसी में कितने नॉमिनी हो सकते हैं, तो एक, दो या कई। तो देखिए एक से अधिक कई हो सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई 18 साल से छोटा है तो क्या वो नॉमिनी हो सकता है? हाँ, 18 साल से छोटा नामनी, ये जरूर कि उसको जो है किसी नामित के साथ में ऐड किया जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यह एक नॉमिनी जो है माइनर है तो उसको नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन एक अपॉइंटी भी लगाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, एक्सीलेंट। यह आपने सही आंसर दिया। अब देखिए सर, इसके आगे है असाइनमेंट। असाइनमेंट को हिंदी में कहते हैं समनुदेशन। ये हिंदी है सर, समनुदेशन। समनुदेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सशर्त परम समनुदेशन और एक होता है सशर्त समनुदेशन। और ये बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 में है, ये याद रखिएगा। समनुदेशन जो है धारा 38 में है। ये कभी कभी पूछा जाता है कौन सी धारा में आता है, तो ये याद करिएगा सर। दो प्रकार के समनुदेशन होते हैं सर। एफपीआर का फुल फॉर्म होता है प्रथम प्रीमियम रसीद, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ये क्या है? ये एक प्रश्न पूछा जाता है कि कब ये माना जाता है कि बीमा स्वीकार कर लिया गया है, बीमा कंपनी द्वारा बीमा स्वीकार कर लिया गया है, कब माना जाता है? ये तब माना जाता है जब प्रथम प्रीमियम रसीद यानी कि फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट जारी हो जाती है। तो एफपीआर का पूरा फुल फॉर्म है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट यानी कि प्रथम प्रीमियम रसीद, और ये प्रमाण है कि बीमा कंपनी ने आपका बीमा स्वीकार कर लिया। क्लियर सर? हाँ। अब देखिए, जब कभी भी कोई व्यक्ति, अच्छा एक तो एफपीआर होता है, इसमें ही एक और चीज़ बता दूं आपको, आरपीआर मतलब होता है नेक्स्ट, अगले साल का प्रीमियम जब भरा जाता है उसे कहते हैं रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट, अगले साल का प्रीमियम। ठीक, और एफपीआर फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। अच्छा देखिए यहाँ पे अभी जैसे मान लीजिए ग्राहक ने लास्ट ईयर पॉलिसी ली, इस साल उसको दोबारा से प्रीमियम भरना पड़ेगा, है ना सर? भरना पड़ेगा। एक तारीख होगी, उस तारीख पे भरना पड़ेगा। लेकिन अगर वो तारीख मिस हो गई तो क्या होगा? तो क्या कोई समय मिलता है उसको पॉलिसी में प्रीमियम भरने के लिए? हाँ जी, मिलता है। कितना मिलता है? देखिए सर, अनुग्रह अवधि होती है लगभग, जो ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड की पॉलिसी है उसमें 1 महीना 31 दिन, 1 महीना या 31 दिन, याद रखिएगा। 1 महीना मतलब 30 डेज या 31 डेज। ठीक है सर? ये अनुग्रह अवधि मिलती है जिसे हम ग्रेस पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेस पीरियड। हाँ, ये हिंदी में, शुद्ध हिंदी में से अनुग्रह अवधि कहा जाता है। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड की पॉलिसीज़, तिमाही, छमाही और सालाना जो पॉलिसीज़ हैं उसमें 1 महीना या 31 दिन की होती है। अगर स्वास्थ्य बीमा है या मंथली मोड की पॉलिसी है
है ना, मासिक जो जा रहा है उस प्रीमियम हर महीने कट रहा है ईसीएस से, तो उसमें जो अनुग्रह अवधि होती है वो 15 दिन की होती है सर, 15 डेज, याद रखिएगा। ठीक है सर, ठीक। अब इसके नीचे आता है पुनर्जीवन। देखिए सर, पुनर्जीवन, देखिए अगर कोई पॉलिसी में अनुग्रह अवधि, अरे यार कितना चिल्लाते हैं, अगर एक जो पॉलिसी है उसमें अगर प्रीमियम नहीं गया, प्रीमियम अगर नहीं गया तो क्या होगा सर, पॉलिसी चलेगी या लैप्स हो जाएगी? जो फर्स्ट अगर हमने पहली जमा करी उसके बाद में हम उसको नहीं जमा कर रहे हैं, हाँ, तो उसका हमें बेनिफिट नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा। तो यानी कि वो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं व्यवगत, हिंदी में कहते हैं व्यवगत हो जाएगी। और व्यवगत पॉलिसी को क्या दोबारा से चालू किया जा सकता है सर? जी हाँ, चालू किया जा सकता है। उसके 2 कंडीशन हैं। हाँ, अगर वो लैप्स हुए अगर 6 महीने से कम का टाइम हुआ है तो प्रीमियम और लेट फीस देना पड़ेगा। ठीक है सर। और 6 महीने से ज़्यादा का टाइम अगर हुआ है तो प्रीमियम, लेट फीस और अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, गुड हेल्थ सर्टिफिकेट, अगर 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है लैप्स हुए। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, अब देखिए एक कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है कि एमआरआई क्या होता है। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस, घटती मोचक बीमा या घटती मियादी बीमा भी कहा जाता है इसे शुद्ध हिंदी में। ठीक है सर। और टर्म प्लान और एमआरआई लगभग सेम ही होता है। एमआरआई बेसिकली ये मॉर्गेज रिडेम्पशन, ये होम लोन में एक लोन प्रोटेक्शन के तौर पे दिया जाता है। जो टर्म इंश्योरेंस है ये सबसे सस्ता बीमा होता है सर, मियादी बीमा या अवधि बीमा जिसे कहते हैं, ये सबसे सस्ता बीमा होता है। और ये सस्ता क्यों होता है? इसलिए होता होगा शायद क्योंकि इसमें केवल मृत्यु लाभ मिलता है, मरने पर पैसा मिलेगा, जिंदा रहते रहते कुछ नहीं मिलता। ठीक है सर, तो इसको अवधि बीमा या टर्म इंश्योरेंस कहा जाता है, ये सबसे सस्ता बीमा होता है। दूसरा बंदोबस्ती बीमा योजना होता है जिसमें मृत्यु लाभ भी मिलता है और जिंदा रहते हुए भी पैसा मिलता है। इसमें एक बीच बीच में पैसा मिलता रहता है सर, जिंदा रहते रहते बीच बीच में पैसा मिलता है। उस पॉलिसी को क्या कौन सी पॉलिसी कहते हैं होंगे? पॉलिसी के चलते चलते बीच बीच में पैसा मिलता रहे, उसको कौन सा पॉलिसी कहते होंगे सर? बंदोबस्ती बीमा योजना कहते हैं। और बंदोबस्ती बीमा योजना में भी उसे मनी बैक पॉलिसी कहा जाता है ना, बीच बीच में जो पैसा मिलता रहता है तो मनी बैक पॉलिसी होती है सर, याद रखिएगा। ठीक है सर। अब इसके आगे आते हैं सर, ये जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कल, इस एग्ज़ाम को देने के लिए शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, देखिए ये कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता इस पेपर को, ये वही दे पाएगा जो शहरी क्षेत्र में कम से कम 12 पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा तो वो कुछ भी हो, पीएचडी हो, लेकिन कम से कम 12 पास हो। हाँ, और ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 10 पास हो। ठीक है सर। इसकी जो फीस है 250 रुपये एग्ज़ाम की फ़ीस, और प्लस सारी चीज़ें मिला करके लगभग टोटल हमारी कंपनी में 600 रुपये पड़ते हैं। ट्रेनिंग के जो घंटे हैं वो 50 घंटे की ट्रेनिंग होती है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि भैया सरकारी फ़ीस कितनी है? 250 रुपये है। ट्रेनिंग कितने घंटे की होती है? 50 घंटे की होती है। ग्रामीण क्षेत्र का जो एडवाइज़र है वो कितना पास होना चाहिए? 10 पास होना चाहिए। शहरी क्षेत्र का कितना होना चाहिए? 12 पास होना चाहिए कम से कम, तभी हम उनको एजेंट बना सकते हैं, उनका ये एग्ज़ाम करा सकते हैं। क्लियर है सर? ठीक। अब देखिए सर, बीमा कंपनी के ग्राहक तो नॉर्मल हम लोग हो गए, कोई भी इंसान जो बीमा कंपनी का ग्राहक होगा, तो बीमा कंपनी भी अपना बीमा करवाती है। आपको पता है कि बीमा कंपनी सबका बीमा करती है, फिर अपना बीमा भी कराती है। तो बीमा कंपनी का बीमा कौन करती है? बीमा कंपनी का बीमा करते हैं पुनर्बीमा कंपनी, री इंश्योरेंस कंपनी सर, राइट। और री इंश्योरेंस कंपनी जो है ये सर पूरे विश्व में अगर देखेंगे तो 6 से 7 री इंश्योरेंस कंपनी है, जिसमें टोक्यो मरीन भी एक री इंश्योरेंस कंपनी है जो जिसका टाई अप हमारे साथ था, या इनफैक्ट है अभी भी। ठीक है सर। और री इंश्योरेंस कंपनी के ग्राहक कौन होते हैं, यानी कि पुनर्बीमा कंपनी के ग्राहक कौन होते हैं सर? बीमा कंपनियां। बहुत बढ़िया, बीमा कंपनियां होती हैं। ठीक है सर। अब सर किसी ने बीमा ले लिया, बीमा लेने के 3 साल के भीतर भीतर उसकी मृत्यु हो गई। आप बीमा कंपनी हो, ध्यान से सुनिएगा सर, प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। एक ने बीमा लिया, 3 साल के अंदर अंदर मृत्यु हो गई, आप बीमा कंपनी हो, बताइए आप उसको तुरंत बीमा का भुगतान कर दोगे या जांच करोगे आप उसकी पहले?
उसकी मृत्यु के कारण तो जांच करना पड़ेगा। जांच करना पड़ेगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो अगर सर किसी की मृत्यु होती है 3 साल के भीतर भीतर होती है तो इसे अर्ली क्लेम कहा जाता है। ऐसे जो दावे आते हैं इनको अर्ली क्लेम कहा जाता है। हिंदी में इसे शीघ्र दावा कहा जाता है या शीघ्र मृत्यु दावा कहा जाता है। तो ये शीघ्र मृत्यु दावा होता है ना सर, ये मृत्यु दावा बेसिकली है क्या कि शीघ्र मृत्यु दावा जो है वो उसमें जांच अधिक होती है। भाई ये दावा आया क्यों? ऐसा तो नहीं कि पॉलिसी जो जिस व्यक्ति को दी गई थी उसको पहले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, उसने जो पॉलिसी लेते समय पे कोई गलत दस्तावेज दे करके पॉलिसी ले ली और अब क्लेम आ गया। क्या ये जो क्लेम आया है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ऑलरेडी पहले से ही मृत व्यक्ति था, उसका पॉलिसी हो गई? आप समझ रहे हैं सर मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये सारे चीज़ों का जांच करना ये तब होता है जब शीघ्र दावे आ जाते हैं। और 3 साल के बाद ये शीघ्र दावे नहीं माने जाते, नॉर्मल क्लेम माने जाते हैं। नॉर्मल क्लेम का भुगतान मैक्सिमम 30 दिनों में कर दिया जाता है। अगर शीघ्र दावा है और उसमें जांच बैठ गई तो उसमें 180 दिन तक भी लग सकते हैं। क्लेम का भुगतान करने में 180 दिन भी लग सकते हैं सर। क्लियर है? तो गिरीश जी ये कुल मिलाकर के काफ़ी चीज़ें शायद आपको नॉलेज मैं दे पाया हूँगा। आपको टेलीफोन के माध्यम से शायद ना हम एक दूसरे को देख पाते और ना ही हम इन चीज़ों को समझ पाते। मुझे ऐसा लगता है कि ये माध्यम अच्छा था और आपने भी मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया। तो कैसा लगा आपको कुल मिलाकर के? कुछ जानकारी प्राप्त हुई? आपसे बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली। थैंक यू सर। इन चीजों को स्क्रीनशॉट में लिया है जी, तो उनसे अभी हम खुद को रिमाइंड करते रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, और बिल्कुल। हाँ, आप इसके बाद में अनुपमा से बात करिएगा और उनसे अपना एडमिट कार्ड भी ले लीजिएगा। और कल के लिए सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट कि कल आप अच्छी खबर सुनाएं कि पास हो गए अच्छे नंबरों से। और मुझे उम्मीद है कि आप 30 नंबर लेके आएंगे 50 में से कम। ठीक है सर? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट सर। बाय बाय, टेक केयर, बाय सर, बाय गाइस।